बिहेवियर मैनेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, कि हम ऐसे बच्चों का किस तरह से बिहेवियर को मैनेज कर सकते हैं, व्यवहार को मैनेज कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये बच्चे, हम इनको ना तो हैंडीकैप्ड बच्चे कहेंगे, ना हम इनको डिसेबल बच्चे कहेंगे, ना हम इनको रिटार्डेड बच्चे कहेंगे। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? इन बच्चों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं, और किसी से डिस्कस करते समय भी नहीं, उनके बारे में बात करते हुए भी आपने ये वर्ड यूज नहीं करने। हिंदी में आप विकलांग या अयोग्य या ये मंदबुद्धि है, ये वर्ड्स यूज नहीं करने। ये बच्चे क्या हैं? दीज चिल्ड्रन आर नॉर्मल विद स्पेशल नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। ये बच्चे नॉर्मल हैं, लेकिन इनकी कुछ आवश्यकताएं हैं, स्पेशल आवश्यकताएं हैं जो हमें पूरी करनी है। फैमिली को पूरी करनी है, टीचर्स को पूरी करनी है, और जिस फ्रेंड सर्कल में वो मूव करते हैं उन्हें पूरी करनी है और उसका ध्यान रखना है। क्लियर है? अब जो मैंने अभी आपको बताया कि ये बच्चे वही बच्चे हैं जिनकी स्पेशल नीड्स होती हैं, और ये किसी भी तरह की इनकी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, जैसे कि फिजिकली स्पेशल बच्चे, मेंटली स्पेशल बच्चे, है ना? फिजिकली में अगर उनके हाथ पैर में कोई प्रॉब्लम है तो फिजिकली स्पेशल बच्चों में आते हैं। मेंटली स्पेशल बच्चे, हमारा नॉर्मल आईक्यू लेवल जो है वो 90 to 110 है, 90 से लेके 110 तक। अगर 90 से नीचे किसी का आईक्यू लेवल है तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी समझने में, और 110 से अबव अगर किसी का आईक्यू लेवल है, दे आर ऑल्सो स्पेशल चिल्ड्रन। क्यों? वो नॉर्मल नहीं है, दे आर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, जीनियस। ठीक है? वो जो एक नॉर्मल भेड़चाल होती है ना, उसमें तो बच्चे चलते चले जाते हैं, लेकिन जो उन नॉर्मल बच्चों से अलग हटके कुछ करते हैं वो स्पेशल बच्चे हैं, चाहे वो 90 से बिलो हो और चाहे वो 110 से ऊपर, दोनों तरह के स्पेशल बच्चे हैं। क्लियर है? तो आपको अपने ऊपर प्राउड फील करना है कि आपको स्पेशल बच्चों का पेरेंट्स बनाना है, इसमें डिप्रेस नहीं होना। ठीक है? तो देन आपको ये ऊपर वाले की तरफ से सेवा दी गई है, ब्लेसिंग्स हैं, जिससे आप उस बच्चे को अच्छे से पाल सकें, अच्छी परवरिश दे सकें। इसमें मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि ऐसी फैमिलीज जिसमें सपोज दो बच्चे, एक स्पेशल बच्चा है और एक नॉर्मल है ऐसी फैमिलीज? रेज योर हैंड। कितने हैं? हाथ उठाइए अपना। एक। तो देन आपने जो स्पेशल बच्चा है उसकी तो केयर करनी है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज हैं, लेकिन जो नॉर्मल बच्चा है, एवरेज बच्चा है, उसका स्पेशली ध्यान रखना है। वो भी बच्चा ही है, वो इतना बड़ा नहीं हो गया कि उसे लगे कि आप वो अलग है, मेरा भाई या बहन, तो देन उसकी तरफ अटेंशन ज्यादा है पेरेंट्स की और मेरी तरफ बिल्कुल नहीं। क्लियर है? तो वो बच्चा नॉर्मल होते हुए, एवरेज होते हुए इस तरह की एक्टिविटीज करने लग जाएगा कि वो एबनॉर्मल लगना शुरू हो जाएगा, कि अगर उस मेरे भाई या बहन को स्पेशल केयर मिल रही है तो मैं भी यही सब करता हूँ। ठीक है? तो देन उस बच्चे की तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। जो एवरेज बच्चा है उसको देखो, वो कहीं डाउन ना हो जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आजकल काफी रिसर्चेज हो रही है कि नॉर्मल बच्चा जो इस तरह की फैमिली में रह रहा है, कम से कम वो अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंटली लीड कर सके। उसके लिए जरूरी है उसका उस भाई या बहन के साथ इंटरेक्शन, बातचीत, उसका व्यवहार, और उसको वो समझे। ये नहीं कि अगर वो अपने भाई या बहन को हाथ पकड़ के सीढ़ियां चढ़ा रहा है या हाथ पकड़ के बाहर ले जा रहा है तो उसे डांट दो कि नहीं तू गिरा देगा। नो, ये जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसे ही उस नॉर्मल बच्चे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दो भाई या बहन की, जिसे उसे लगे कि मेरी भी कोई ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको संभालने की। क्लियर है? तो वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और जो बच्चों का आपस में जो इंटरेक्शन होता है वो पेरेंट्स और बच्चों का हो ही नहीं सकता। कहते हैं
माँ बाप जो होते हैं पहला बच्चा अपने लिए करते हैं, दूसरा बच्चा पहले बच्चे के लिए करते हैं। भाई बच्चा तो हो गया, ठीक है, बच्चे की परवरिश भी हो गई, वो क्यों तो दो बच्चों का भार ले रहे हैं? वो इसीलिए कि पहले बच्चे की कंपनी के लिए, पहले बच्चे के सही डेवलपमेंट के लिए दूसरा बच्चा करते हैं, ठीक है। तो दो बच्चों में आपस की जो परवरिश है, जो इंटरेक्शन है, जो बिहेवियर है, वो काफी हद तक एक नॉर्मल वे में लीड होता है, जितना कि पेरेंट्स अगर सिर्फ एक बच्चे को पाले तो वो एक 1 चाइल्ड फैमिली और 2 चाइल्ड फैमिली में बहुत डिफरेंस आपको बिहेवियर में देखने को मिलेगा। क्लियर है? अब मैं इसमें 4 कैटेगरी बताई है, इसमें जो सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते, जो समाज के नियमों को पालन नहीं करते, चोरी करते हैं या गुस्सा आने पे मर्डर भी कर देते हैं, ठीक है, उन बच्चों को भी सोशली स्पेशल चिल्ड्रन कहेंगे या एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कहेंगे। और इमोशनली स्पेशल चिल्ड्रन कौन से हैं? वो बच्चे जो बात बात पे गुस्सा करते हैं, बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, इतना गुस्सा आता है या तो सामने वाले का सर फोड़ देंगे या अपना जाके दीवार पे सर फोड़ लेंगे। बच्चे नॉर्मल तो नहीं है, नॉर्मल बच्चे तो नहीं है, तो ये कहलाते हैं इमोशनली स्पेशल चिल्ड्रन। तो ये सारे बच्चे जो हैं हमारे स्पेशल चिल्ड्रन की कैटेगरी में हैं। अब बेसिकली आप लोग जिस पर्पस से यहाँ आए हैं, इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर वर्किंग विद स्पेशल नीड्स, किस तरह से ऐसे कौन से टिप्स हैं जिससे कि हम इनकी स्पेशल नीड्स को पूरा कर सकें और जो इनका बिहेवियर है उसको हम मैनेज करते हैं। तो वो टिप्स बताने से पहले मेरे को लगता है एक और लाइक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करती हूँ मैं। एक मुनीबा माजरी करके एक लड़की थी, मुस्लिम परिवार से थी। उसका परिवार जो था बहुत रूढ़िवादी था, रूढ़िवादी परिवार जहाँ लड़कियाँ बहुत खुल के बोल नहीं पाती थी। और जब वो 18 साल की थी तो उसकी शादी हो गई, कर दी, उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई, 18 साल में उसकी शादी कर दी। और शादी जो थी उसकी बहुत हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं थी, हस्बैंड के साथ झगड़ा रहता था, हस्बैंड उसकी केयर नहीं करता था। 9 साल बाद जब वो एक बार अपनी गाड़ी में हस्बैंड के साथ जा रही थी, उसका कार एक्सीडेंट हो गया। कार एक्सीडेंट, कार पूरी पलटने से पहले हस्बैंड तो गेट खोलकर जंप मार गया, वो बच गया। ये कार के साथ पूरी तरह से रोल होती गई और सामने आई ट्रॉली से कार जो थी वो टकरा गई और लिटरली इसकी बॉडी जो थी वो 2 व्हीकल में जब टकराई उसमें फंस गई। बड़ी मुश्किल से उसको बाहर निकाला गया। हस्बैंड ने कोशिश नहीं करी इसको निकालने की, ठीक है, उसका कोई दूसरा अफेयर चल रहा था किसी और लेडी के साथ, वो तो चाह रहा था कि ये मर जाए, तो उसने कोई अपनी बीवी की केयर नहीं करी, वाइफ की केयर नहीं करी। पुलिस वाले उसको निकाल के हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में स्पाइनल कॉर्ड में उसकी इंजरी आई। जब सीधे गिरते हैं तो सबसे पहले ये रीढ़ की हड्डी जाती है और इसमें कई फ्रैक्चर्स आ गए। डॉक्टर ने बताया 2.5 महीने ये हॉस्पिटल में रही, कॉन्टिन्यूसली 2.5 महीने हॉस्पिटल में रही। डॉक्टर ने बताया अब तुम कभी जिंदगी में चल नहीं पाओगी। इसने वो सहन किया। 2 दिन बाद फिर डॉक्टर आया, उसने कहा आपका जो चेस्ट के नीचे का हिस्सा है वो पैरालाइज्ड हो गया है, आप कभी भी मां नहीं बन सकोगी। बहुत बड़ा एक लेडी के लिए अभिशाप, ठीक है, कि कभी मां नहीं बन सकोगी, जबकि मैरिड थी वो लेडी और उसके अभी कोई बेबी भी नहीं। तो देन उसके पास कई फियर्स आ गए। फर्स्ट क्या था, उसका हस्बैंड उससे डाइवोर्स मांग रहा था, पहले ही चाहता था। जब वो इतनी बुरी तरह से इंजर्ड हो गई तो उसने खुलेआम डाइवोर्स मांगना शुरू कर दिया। 9 साल की मैरिड लाइफ के बाद अगर हस्बैंड भी सपोर्ट ना करे तो वो किसके पास जाए, ठीक है। तो देन
फर्स्ट जो उसका डर था वो था डाइवोर्स, उसकी शादी टूटने का। सेकंड डर था माँ नहीं बन सकती। और थर्ड जो डर था, जिस तरह से वो स्मार्टली घूमा करती थी व्हील चेयर पे, वो लोगों के सामने कैसे जाएगी। 3 डर थे। उसने डिसाइड किया, डर होते हैं, हर एक की लाइफ में होते हैं, लेकिन जब आप कोई चीज डिसाइड कर लेते हो तो जो डर है उस पर आपका कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, आपको डर से डर नहीं लगता अगर आप कुछ डिसीजन ले लेते हो, निर्णय ले लेते हो। उसने डिसाइड कर लिया। 2.5 महीने हॉस्पिटल में रहने के बाद सबसे पहले उसने अपनी तरफ से डाइवोर्स फाइल किया कि हाँ मैं अपने हस्बैंड को डाइवोर्स देती हूँ। सेकंड उसने सोचा, सेकंड फियर है मेरा कि मैं मां नहीं बन सकती, अब मैं अकेली क्या करूंगी, और मेरे से इस हालत में जबकि मैं व्हील चेयर पे हूँ कोई शादी भी नहीं करेगा। ठीक है, बहुत बहुत बड़ा दिल चाहिए शादी करने के लिए ऐसी लेडी से। तो उसको लगा इतने अनाथ बच्चे हैं दुनिया में, मैं किसी को अडॉप्ट ही कर लेती हूँ तो मेरी जो मैं माँ भी बन जाऊंगी, एक बच्चे को जिंदगी भी मिल जाएगी। और उसने कई जगह लेटर्स लिखे, तो कोई भी इस तरह का जो अनाथ आश्रम जहाँ बच्चे रहते हैं, कोई उसको बच्चा देने को ही नहीं तैयार हुआ कि आप बच्चे को पालोगे कैसे, वो भी सिंगल पेरेंट और व्हील चेयर पे। फिर पाकिस्तान से एक उसके पास लेटर आया कि एक बच्चा है 2 दिन का, अगर आप एडॉप्ट करना चाहो तो आ सकते हैं। तो वो अपने भाई के साथ, ब्रदर ने उसका सपोर्ट किया, कोई ना कोई तो सपोर्ट करेगा ही। भाई उसको लेकर वहां गया, 2 दिन का बच्चा लेके वो इंडिया वापस आ गया। आज वो बच्चा उसके पास है, उसका सहारा बना हुआ है। 6 साल का बच्चा है जिसके साथ वो रह रही है। और उसने क्या किया, कई तरह के एनजीओज ज्वाइन करे और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया और टीवी में एंकर बन गई। बैठने का काम था, एंकरिंग का काम पता है, जिसमें एंकरिंग की जाती है कि अब ये आ रहा है, अब ये आ रहा है, अब ये आ रहा है। तो इस तरह से टीवी में एंकर बन गई और आज के टाइम में वो एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह भी काम कर रही है। जगह जगह लोग उसे बुलाते हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में। और जैसे आप लोग हो यहाँ पर इस तरह के पेरेंट्स के लिए कि देखो मैं आपके सामने हूँ, व्हील चेयर पे रह के इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी मैं आज अपने पैरों पे नहीं खड़ी, लेकिन फिर भी मैं अपने तरीके से जिंदगी जी रही हूँ और मेरे पास एक बच्चा भी है और साथ में उसकी अपने माँ बाप और भाई का सपोर्ट। तो इस तरह से अपनी लाइफ को जी रही है और उसको कई प्रेसिडेंट मेडल भी मिला है इसके लिए और कई तरह के उसने सोशल एनजीओज भी ज्वाइन करे हुए हैं। और जो पेरेंट्स या बच्चे डिप्रेस्ड हो जाते हैं इस सिचुएशन में, उनको मोटिवेट भी कर रही है जिंदगी जीने के लिए। तो एक बार आप जरा जोर से क्लैप कर लीजिए मुनीबा माजरी कि बाकी इन लोगों की जो लाइफ बीती है, इसको सुनकर मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम अकेले नहीं हैं, बहुत हैं दुनिया में ऐसे लोग। लेकिन आपने डेड नहीं होना, मतलब मरने से पहले मरना नहीं है, जीना है जब तक लास्ट आपका डे नहीं आ जाता।